बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी का प्रोग्राम छुपे खजाने लेकर हाजिर हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ इशू के सब पे बात करते हैं, जिसमें सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, स्किल और ख़ास तौर पे हमारा फोकस होता है उनके हल के ऊपर कि जिनसे पाकिस्तान तरक्की कर सके। ग्लोबल स्किल रिपोर्ट 2023 शाया हुई है और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि पाकिस्तान लास्ट 10 कंट्रीज में शामिल है बजाय टॉप पे होने के। जब हम बजट में 80 बिलियन रुपीस रखेंगे एजुकेशन का और 1150 अरब हम रखेंगे डेवलपमेंट का, तो फिर यही हालात होंगे। वो 1150 अरब क्योंकि हमने एमएनएस को देने हैं, इलेक्शन में आगे जाना है अय्याशी के लिए, लेकिन तलीम पे हम फोकस नहीं कर सकते। और अगेन दूसरी तरफ अगर हम देखें तो ब्यूरोक्रेसी जो है, हायर एजुकेशन जो डिपार्टमेंट है वो ब्यूरोक्रेसी है। पहले तो उसका रोल होना नहीं चाहिए, अगर है तो उसमें अगर सीएसएस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो कैडर ही नहीं है एजुकेशन का। लास्ट 4-5 ईयर्स में 21 हायर एजुकेशन के सेक्रेटरीज चेंज हुए हैं। टेप्टा को बेशुमार किस्म की फंडिंग भी मिली, लेकिन स्किल में हम आगे नहीं बढ़ सके। एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ हम देखते हैं तो उसमें भी पिछले चंद साल में काफ़ी रुझान बढ़ा है, लेकिन फिर भी अभी हम दुनिया के से बहुत पीछे हैं और स्पेशली उसमें फंडिंग का सबसे बड़ा इशू है और वो तब तक सॉल्व नहीं होगा जब तक हम सीरियसली उस पर काम नहीं करेंगे। आज हमारी मेहमान है मिस अरीफा आजम। हम उनको खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बिजनेस कंसल्टेंट है, एंटरप्रेन्योर हैं, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स लॉन्च करती रहती हैं और कोई ना कोई एक्टिविटी रन करती रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा तो करम है। मिस, आप इस बारे में क्या कहती हैं? पहले तो शुक्रिया डॉक्टर साहब आके आपने ये वाला टॉपिक रेज किया, और दूसरी आपने मुझे इसके लिए काबिल समझा कि मैं इस पे बात कर सकूं आपके साथ बैठ के। आप तो खुद एक मंबा हैं इसके ऊपर, नॉलेज का, इल्म का, सॉल्यूशंस का। तो हम तो आपसे भी सीखते हैं। लेकिन ये जो आपने रिपोर्ट अभी जिक्र किया जिसका, अब मेरा ख्याल है पूरे मुल्क की अक्कासी करती है हर शोबे के अंदर। कुछ चीज वजूहात आपने शुरू में ही बयान कर दी कि यहाँ पे फ्लॉ है, इस जगह पे फ्लॉ है बजट के अंदर। और असल में बात यह है कि हमारा फोकस एज ए नेशन, एज अ कॉम है नहीं। बिल्कुल, जो मैं समझती हूँ हम लोग कहते तो हैं कि मेड इन पाकिस्तान को हमने प्रमोट करना है। जब ईपी भी हुआ करता, तो फिर टीडैप बन गया। उस जमाने से लेकर के तो अब तक इसी तरह समीडा हुआ कर, एक्सपोर्ट प्रमोशन ब्यूरो से लेकर टीडैप तक के सफर में भी हमने, बिल्कुल। उसके अलावा इसी तरह समीडा के सफर से लेकर के, तो अब समीडा कहाँ है? बिल्कुल, आप स्किल डेवलपमेंट की बात करें, जितना समीडा ने काम किया है 90s में और अर्ली 2000s में, लेट नाइट, मेरा नहीं ख्याल कि किसी और इदारे ने, टेप्टा तो उसके बाद मेरा ख्याल है एज अ उसकी शक्ल है, उससे पहले टेप्टा कुछ और कहलाता था, उसका नाम डिफरेंट था। इसी तरह स्किल डेवलपमेंट का एक अपने पंजाब गवर्नमेंट का अपना इदारा है, पंजाब स्किल फंड के नाम वो है। तो वो भी डिफरेंट के साथ आई थिंक उनका, या डिफरेंट फंडिंग्स हैं उनके साथ। पंजाब स्किल डेवलपमेंट अथॉरिटी है, पंजाब स्किल डेवलपमेंट फंड है जी। तो फंड्स तो पीवीटेक है जी, तो फिर टेप्टा है। इसके अलावा पीवीटीसी पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग, फिर आपके दूसरे आते हैं जो इदारे सूबाई लेवल के ऊपर। मैं नेशनल लेवल पे मैं किसी दौर का खास का नाम तो नहीं लूंगी, क्योंकि अब जिस स्टेज पे हम पहुंचे हुए हैं, मतलब 76 इयर्स कंप्लीट होने में हमारे चंद मार है। तो इसको ले लें 76 इयर्स के हो गए ना, तो 76 इयर्स के अंदर हमारे जितने अदवार गुजरे, पॉलिटिकल या नॉन पॉलिटिकल, नॉन स्टेट एक्टर्स, मैं किसी को भी नहीं कहूंगी, और किसी की भी प्रेफरेंस स्टेट और स्टेट के यानी जमहूर और जमहूर इटसेल्फ या उसका खुद अवाम नहीं रही। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को अगर हम
नाम को ही सिर्फ ले लेना तो आपके जवाब उधर से ही, जिस तरह आपने स्टार्ट किया है कि ना इस्लामी, ना जमहूरिया और फिर पाकिस्तान, देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 3 थिंग्स, फिर पाकिस्तान बनता है और उससे फिर एक कौम तरतीब देती है जिसमें कायदे आजम का था ईमान इत्तेहाद तंजीम, उसका मेरा ख्याल यही रब्त है, बिल्कुल उन्होंने इसी तरह बोला था। तो ईमान मेरा ख्याल एंड पे है, यूनिटी फेथ एंड डिसिप्लिन। तो वो जो रब्त है वो भी हमने उल्टा कर दिया जब हम इस्लामाबाद की सड़क पे निकलते हैं। तो मेरा ये ख्याल है कि जो हमारे फाउंडिंग फादर्स का एक ख्वाब था जिसके तहत एक मुल्क बना था, और अगर उसके तहत ना भी बनता तो एक मुल्क है ये भी कहा जाता है कि ये मुल्क है जिसको एक कौम की जरूरत है। हाँ जी, आप क्योंकि हम जो है बटे हुए हैं, सिंधी, पंजाबी, बलोची, पठान, देखें डॉक्टर साहब, मैं बिल्कुल इस पे इत्तेफाक भी करती हूँ और एट द सेम टाइम मैं नहीं भी करती, क्योंकि एक तरह से देखा जाए तो कहने में ये बात दुरुस्त लगती है कि हम एक मुल्क हैं जिसको कौम की जरूरत है, पर एक तरफ ये लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि बहुत अच्छी तरह से एक माला में जुड़े हुए हैं, लेकिन उनको एक मुल्क की तलाश है, जिस मुल्क के अंदर कोई स्टेट, मुल्क बेसिकली क्या है, जमीन तो कुछ नहीं, माँ ही होती है ना, हम सबकी माँ है, लेकिन उसने तो नहीं कुछ करना हमारे लिए, वो तो कर रही है ऑलरेडी, गंदुम भी दे रही है हमें, वो हमें कैटल फार्मिंग भी है, उस पे फैक्ट्रियां भी लग रही हैं, वो हमें सोना उगल के दे रही है हर फॉर्म में, हर तरह की मादनियात पाकिस्तान में। एग्जैक्टली लेकिन अनरीच्ड है पाकिस्तान, तो दुनिया का लकी कंट्री है। मुल्क तो है, एज अ जोग्राफियाई तो है, हर चीज है, पोजीशन भी हमारी नमक देखे जी पाकिस्तान का इंडिया में जाता है, इसराइल में रीपैक होके जाता है, जो नो गो एरियाज है आपके, तो और आपको क्या चाहिए? गवादर से लेकर के तो गिलगित बल्तिस्तान काश्मीर के बॉर्डर तक आप फैल जाएं, इधर से आप केपीके से एंड ऑफ फाटा से लेके तो एक्सट्रीम नारोवाल जो बॉर्डर आपका लगता है इधर सियालकोट वाली साइड पे, आप ऊपर से डायसेक्ट करके नीचे आप आ जाएं, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ में हर कुछ है, बिल्कुल रेगिस्तान आपके पास, शहर आपके पास, करदू में एक रेगिस्तान है, हर नेमत मौजूद। एग्जैक्टली। अब बात सिर्फ इतनी है कि स्टेट क्या कर रही है, स्टेट कभी हुई है, रियासत कभी बनी है, फलाही को तो एक तरफ छोड़ दें, क्या कभी रियासत ने रियासत का काम किया है? क्या रियासत ने कभी, देखें लोग आते हैं लोग जाते हैं, इंसान गवर्नमेंट्स में भी आता है जाता है, और इंसान वैसे भी दुनिया में आता है और उसकी एक मियाद है, एक्सपायरी डेट है, उसने उसके बाद चले जाना है। इसी तरह पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, इसी तरह उनके अंदर जो लोग होते हैं वो होते हैं। बीबी शहीद मेरे लिए मोहतरम इसलिए हैं क्योंकि खातून होने के नाते, डॉटर ऑफ द ईस्ट, उन्होंने किताब भी लिखी, तो हम उसके ऊपर थोड़ा सा औरतें होने के नाते एक फख्र करते हैं कि वो एक नाम निकला उस जगह उस टाइम के ऊपर, पाकिस्तान की पहचान बनी। जी बिल्कुल। तो उस वक्त दुनिया में 3 शख्सियात पाकिस्तान की पहचान थे, पहली बेनजीर भुट्टो, दूसरी इमरान खान और तीसरी जहांगीर खान। जी बिल्कुल, मगर में जहांगीर खान ही एक ऐसा नाम है जिसके ऊपर आप बात कर सकते हैं, मेरे हम और ज्यादा उसके बाद हम ज्यादा बात नहीं कर सकते। तो एक तो इस दुनिया से फानी से जा चुकी हैं, लेकिन पॉलिटिकल इख्तिलाफ अपनी जगह, जितना बड़ा वो दोनों ब्रेन्स हैं जो आपने पहले 2 पॉलिटिकल नाम लिए हैं, दोनों, एक बेनजीर साहिबा और एक खान साहब, दोनों ने अपने अपने दौर में बहुत कुछ कर सकते थे और अदरवाइज किया भी है, लेकिन जब वो रियासत के अंदर एज अ गवर्नमेंट आए तो उन्होंने क्यों हुआ फेल से? वो आपने जो ब्यूरोक्रेसी की बात की, मैं उस पर नहीं डालती, लेकिन किसी एक का कसूर नहीं है, इस सबका मनहसुल कौम, मनहसुल पाकिस्तानी कसूर है अगर है तो। सबसे बड़ी बात मेरा ये ख्याल है कि ये टाइम है, जब ऐसे टाइम होते हैं जब आप मुसीबत में, आफत में, एंड पे हमें हमारे बुजुर्गाने दीन ने, या किसी भी दीन से आपका ताल्लुक हो, वो यही सिखाता है कि जब आप सबसे नीचे पहुंच जाते हैं मोरालिटी में, एथिक्स में, माफी के सिवा, उसके अलावा, मांगने के अलावा कोई इंच नहीं होता, और अपने अंदर ही झांकना चाहिए, फिर आप फॉरवर्ड आ जा सकते हैं। अब अंग्रेजी में अगर हम इसको कहेंगे, गो लुक इनवर्ड टू गो फॉरवर्ड,
So, अभी अगर हम एक और भी फिनोमेना जो हम वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से कहते हैं कि नीचे भी जाते हैं और ऊपर भी एब्स एंड फ्लोस इंग्लिश में कहते हैं, मद्दो जज़र। तो अगर हम इस वक्त नीचे वाली साइड पर हैं तो उठेंगे तो सही। मशहूर एक शेर भी है कि फैज, आई थिंक फैज साहब का है कि काली है गम की रात मगर शाम ही तो है। तो मैंने गलत शायद शुरू में किया, लेकिन शाम ही तो है ना, सवेरा आएगा ना। तो सवेरा ये होप है। होप क्यों है? क्योंकि ये जो अवाम है ना इस वक्त जो बाशऊर हो गए, इंटरनेट सोशल मीडिया उसकी वजह से लोगों को देखते हैं, सफर करते हैं, ये उनको इतना उन्होंने सियासी तौर पे बालिग कर दिया है कि अब वो ये चीज एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि रियासत अगर गलत काम कर रही है और अपना रोल नहीं पूरा कर रही, रियासत जब हम कहते हैं तो उसके चारों पिलर्स आ जाते हैं, तो वो अगर अपने अपने डोमेन में काम नहीं कर रहे तो फिर अब उनको काम करना पड़ेगा। पाकिस्तानी कौम एक बड़ी रेजिलियंट कौम है। हम वो कौम नहीं है जिस तरह अरब स्प्रिंग आया चला गया, एकदम उठे, एकदम नाम टर्किश हैं, तुर्किया की तरह के जी हम वहां स्क्वायर पे इकट्ठे हुए और हमने एक इनकलाब रातों रात आ गया, टैंगों के नीचे लेट गए। हम नहीं है ऐसे। हमारी तारीख जो है, टर्की की आपने जो बात की, वहां तक पहुंचने के लिए क्या कुछ किया गया? मैं 2010-2 में देखता हूँ टर्की को, तो पाकिस्तान से बुरे हालात थे जी, और फिर एक लीडर उनको मिला, उसने 10 साल बेसिकली उसकी इकोनॉमी ठीक, वो इकोनॉमी ठीक करने का नेट रिजल्ट ये निकला कि जब आर्मी बाहर आई तो लोग उसके आगे आ गए। देखिए इकोनॉमी हम घर से ही अपने से शुरू करते हैं, कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम। हमारे घर का अगर बजट उल्टा हुआ वो बिल्कुल हमारे पास, हमें पता ना हो कि 2 दिन बाद, वैसे तो तवक्कल की बात है, लेकिन अगर हमें ये ना पता हो कि बच्चों की फीस कैसे जानी है, या कल मेरे जो कल की इमीडिएट मेरे घर में जो खर्चे हैं, बिजली का बिल है, जो बेयर नेसेसिटीज मिनिमम है, वो मैंने कैसे पूरी करनी है। अल्लाह ताला ने तो देना है, ये हमारा तवक्कल है, लेकिन हमें भी अपनी करनी है ना, एक बजट बनाना है। सिंपल हम कहते हैं कि आपने अपनी आमदनी को बढ़ाना है और खर्चों को कम करना है। अब यहाँ क्या हो रहा है कि अगर घर में भी आपका सुकून नहीं है ना मुआशी तौर पे, तो वहाँ एम ही लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं कि वो उसकी दूसरे बंदे की शक्ल बुरी लगना शुरू हो जाती है, उसके ख्यालात की बुरे लगना शुरू होते हैं। बच्चे शोर मचा रहे हैं, वो आपको एम्पलीफाइड फील होता है, आपका बाहर जाने को दिल नहीं चाह रहा होता, क्योंकि एक तो आप जा सकते नहीं है। अगर आप डे टू डे लाइफ भी गुजारते हैं, जैसे एक दुकानदार है, वो रोजाना जो कमाता है गले से उठा के वही अपने बच्चों पे खर्च करता है। पहले एक जमाने में 10 रुपए की कमेटी डाला करता था वो, अब वो चलो 100 रुपए की होगी 200 रुपए पर डे होगी 500 होगी, लेकिन वो डाल के वही उसकी बचत होती थी। अब वो क्या करे वो बेचारा, या हम मुतवस्सित या थोड़े से अपर मिडिल क्लास है, वो क्या बजट, यही हाल मुल्क का है। आपने अपने खर्चे इस कदर बढ़ा लिए हैं। अब देखें जी, मुझे इतराज नहीं है फ्रेंचाइज से आने पे, कोई ये ना समझे कि जी मैं कोई इतराज करी हूँ, लेकिन इंटरनेशनल फ्रेंचाइजेस आ रही हैं, इतना इतना कमा रही हैं कि वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बन रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल पाकिस्तान में, मैं नाम नहीं लेती किसी इदारे का, लेकिन आप किसी भी फ्रेंचाइज में चले जाएं, चाहे वो खाने की है चाहे वो कोई और है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, कंप्यूटर से रिलेटेड, फोनों से रिलेटेड, आप कहेंगे कि अगर ये कोई अफोर्ड कर सकता है, ये फोन गाड़ियों से रिलेटेड ये अफोर्ड कर सकता, तो फिर क्या, इवन यहाँ तक के जो आपसे ज़कात के तलबगार लोग होते हैं, अक्सर रमजान में आप देखते हैं, उनके पास होंडा बाइक्स हैं। होंडा बाइक इस वक्त कीमत पिछले इस रमजान में क्या थी आपको मालूम है, हम सबको मालूम है। सो अगर वो कोई होंडा चाहे किस्तों पे खरीदी हो, देखें बजट से बढ़ के आप निकले में, वो लोग भी और हम भी, हर कोई अपनी अपनी जगह निकला हुआ है, रियासत भी निकली हुई है। अब टर्की ने जो किया है, माशिक जो किया है, या किसी और मुल्क का भी ले लें, मलेशिया इज अ वेरी गुड एग्जांपल। मैं हमेशा 2-3 दफा आपके, मैं इस्लामी ममालिक के अंदर अगर हम रहें तो मलेशिया बहुत अच्छी एग्जांपल है। तुर्की, ईरान पे इतनी बड़ी सैंक्शंस लगी हुई हैं, उसके बावजूद वो IMF जैसे इदारे या किसी और इदारे से तो नहीं ले रहे, खुद कैसे इतने साल जिंदा रह रहे हैं। आज मेरे पास सोशल मीडिया पे एक पिक्चर आई जिसमें लिखा हुआ है
कि माइकल की बनाई हुई सड़क बेहतरीन है और हाजी साहब की बनाई हुई सड़क टूटी फूटी है। हाँ, अफसोस अलमिया, इस पे सिर्फ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन कहा जा सकता है। लेकिन ये कि बहुत सारे हमारे ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान के शहरों में से ही रहते हुए जब वो एक शहर से दूसरे शहर में हिजरत करते हैं अपनी रोजी रोटी की खातिर, तो हमारे विद इन पाकिस्तान कराची और लाहौर और इस्लामाबाद का इतना कॉर्पोरेट एनवायरनमेंट डिफरेंट है कि उसमें आप ये जो आप हाजी साहब वाली बात करें, फैसलाबाद भी इसमें ले लें, बड़ा शहर है, 4 बड़े शहर जो है इंडस्ट्रियल भी हैं, तो आपको पता चला हमारी हैबिट्स, हमारे मैनरिज्म, हमारे वर्क एथिक्स। आपने एंटरप्रेन्योरशिप की बात की, जब वो एंटरप्रेन्योर बनता है, 2 तरह के एंटरप्रेन्योर्स हैं। एक वो है जो कहता है मेरा बिजनेस है, मैं 10 बजे उठूं, मैं 12 बजे उठूं, मैं सारी रात काम करूं, मैं अमेरिका के साथ काम करूंगा क्योंकि उनके टाइम जोन में काम। एक वो एंटरप्रेन्योर है जो कहता है कि मैं सुबह 7 o'clock 8 o'clock डॉट मैं काम करूंगा और वो अपने टाइम को फॉलो करता है। उसकी रीच में, उसकी प्रोग्रेस में और दूसरे की प्रोग्रेस में आप फर्क देखिए, हैं दोनों ही एंटरप्रेन्योर। फिर आपने जिक्र किया स्किल्ड लेबर का। हमारे मुल्क में मर्दमशुमारी का जो एक इतना बड़ा इशू चल रहा है कि हम पैमाइश क्यों नहीं सही कर रहे या हम क्यों नहीं लोगों को सही गिन रहे। क्या हमें एक अगर हम जैसे कहते हैं कि पॉपुलेशन एक्सप्लोजन का हमें डर है कि जी हम इसमें मशहूर हो जाएंगे, तो आप जब तक रियलिटी को कबूल नहीं करेंगे तब तक आप कैसे इसको आप कर सकते हैं। दरमियान में रोक रहा हूँ, आपने बात ऐसी की कि पॉपुलेशन सेंसस की आपने बात की, हाउस सेंसस भी होता है जी, और उसका एक तरीका ये भी है कि आप सैटेलाइट से पूरे पाकिस्तान का इमेज लेके और उसमें बड़े आराम से काउंट कर सकते हैं। एग्जैक्टली। और उसके बाद आप एवरेज आउट कर लें कि पर फैमिली कितने मेंबर जी, तो सेंसस उसके थ्रू भी हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज मौजूद हैं। मैं आपसे अक्सर ये हमारी बात होती है और आपसे भी थोड़ी देर पहले भी हो रही थी कि कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो। अल्लाह ताला हर प्रॉब्लम के साथ उसके अंदर एक सोल्यूशन भेजता है। ये हमारे पर है कि हम उसको अनफोल्ड कर सकते हैं कि नहीं, हम उसको डिकोड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके उनके वो जो कहता है मैं साइन देता हूँ, मैं निशानियां, वो हम निशानी को पकड़ पाते हैं कि नहीं पकड़ पाते हैं। अब ये कि अगर आपने काउंट किया घर में, एक घर में जैसे आपने कहा घराना, उस घराने के अंदर अगर 12 लोग रहते हैं और कमाने वाला एक है, बिल्कुल ये सबसे बड़ा इशू है। अब ये है, और वो बंदा प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन या खातून, कई जगहों पे खातून सरबराह घर मर्द नहीं है, वो ब्यूटिशियन है या कोई और किसी और इदारे से स्किल्ड लेबर है ना हम बात करें, तो उसमें जब आप बिल्कुल पेरिफेरल नीचे वाले लेवल पे आ जाते हैं, तो उसमें आप उनको जब आपने एक बंदे को काउंट ही नहीं किया उस घराने को, तो आप एक्सपेक्ट करते हैं एज अ कॉम और एज अ डॉक्टर, एज मैं एज अ एंटरप्रेन्योर कि हमारा स्किल लेवल में हम सब से नीचे नहीं होंगे क्या? बिल्कुल। हम जब काउंटिंग नहीं सही कर रहे, हमने उस घराने के 12 लोगों को 10-12 लोगों को नजरअंदाज ही कर दिया। मर्दमशुमारी में तो उनकी जरूरियात है ही नहीं ना, आपने प्लानिंग ही नहीं की उनके मुताबिक, इसीलिए हम माइनस करते हैं ना कि फिर वो हमें उसकी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी। जी, आप घर, जब मैं तो खवातीन के साथ बहुत काम किया है, मेरा तो शोबा है एग्री बिजनेस वैल्यू चेन में काम किया है, उसके अलावा तालीम और तदरीस के साथ और टीचर ट्रेनिंग, और उसके अलावा मेरा अपना एंटरप्राइज डेवलपमेंट में काम किया एसएमई के अंदर। तो मैंने माइक्रो कॉटेज इंडस्ट्री में हर घर में, सर डॉक्टर साहब आपको भी पता है, मुझे भी पता हकीकत का, जीडीपी में कितनी खवातीन और हजरात एसएमई के अंदर रजिस्टर्ड हैं। बहुत कम। टैक्स नेट में बचने के लिए, मैं ये नहीं कहती कि टैक्स नेट से बचना कोई ये टैक्स कंसल्टेंट्स कहते हैं और टैक्सेशन जिन्होंने पढ़ी हुई है वो कहते हैं कि टैक्स सेविंग इज एवरीबॉडीज राइट। मिस आपने टॉपिक ऐसा छेड़ दिया है कि जिस पे थोड़ी लंबी डिस्कशन होगी, तो ब्रेक का टाइम हो गया, हम ब्रेक के बाद आके करें। जरूर जी नाजरीन, ब्रेक का वक्त हो गया, स्टे ट्यून्ड, हम अभी वापस आते हैं।
वेलकम बैक। आपने टैक्सेशन की बात शुरू कर दी थी, टैक्स कलेक्शन की बात शुरू कर दी थी। तो पाकिस्तान दुनिया की, तो हम अभी साइड पे कर देते हैं, रीजन में लोएस्ट है टैक्स कलेक्शन, सिंगल डिजिट में। और जब हम एफबीआर को देखते हैं तो एफबीआर में 37,000 एम्प्लॉय हैं। इसके बावजूद, और मेरी मुख्तलिफ जो हमारे इकोनॉमिस्ट हैं, बड़े बड़े नाम हैं, उनसे मुख्तलिफ डिस्कशंस होती रही। वो कहते हैं बिजली की कीमत बढ़ा दो, पेट्रोल की कीमत बढ़ा दो, फलां चीज़ की कीमत बढ़ा दो कि वहाँ हमारा टैक्स आ जाता है जी। तो मैं उन्हें उनको से पूछा कि मैंने कहा हम टैक्स कलेक्शन को क्यों नहीं बेहतर, कहते हैं वो मुश्किल काम। तो आसान काम तो हर कोई कर सकता है, फिर हम इतनी तनख्वाहें इन लोगों को किस बात की देते हैं। इसी टैक्स कलेक्शन को मैं अगर सामने रखूं जो भी है, तो इस पे हमें एफबीआर में 5,000 से ज्यादा बंदा नहीं चाहिए। आप बिल्कुल सही कह डॉक्टर साहब। यूएई की एग्जांपल आपके सामने, बिल्कुल, वहां पे कितने मुलाजिम और कितनी मशीनें, उनका तनासुब आप लगा लीजिए, लेकिन सब टैक्स देते हैं। बिल्कुल सब देते हैं। जो उनके नेशनल्स नहीं है वो भी देते हैं। जो वहां पे एक जेनिटर है या एक सफाई करने वाला, जो जिसको हम स्किल्ड लेबर कहते हैं या अनस्किल्ड लेबर है, वो भी टैक्स देता है। जो शायद इंडिया के या पाकिस्तान के किसी छोटे से गांव से गया हो, तो बांग्लादेश बंगाली है कोई जो वहां काम कर रहा है, तो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो वो भी टैक्स देता है और उस बात की केयर करता है कि मैं कहीं लैग पीछे ना रह जाऊं इसमें। और इसमें मेरा इम्प्लीमेंटेशन, डॉक्टर साहब, इज द वर्ड है। और मेरा ये ख्याल है कि टैक्सेशन से कोई भी ऐसी कौम नहीं है, इवन है पाकिस्तानी में, वो उसमें मैं इनफरादी तौर पे भी बात कर रही हूँ और मेरी अपनी जाती राय के तौर पे। और अगर जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना हल्का अहबाब है, या जहां पर हम कॉन्फ्रेंसेस या ट्रेनिंग्स में जाते हैं, कोई ऐसा शख्स नहीं है जो ये कहता है कि मैं टैक्स नहीं देना चाहता। हर कोई फाइलर बनना चाहता है, हर कोई फाइलर की सहूलियात लेना चाहता है। लेकिन असल में वहां पे बात आ जाती है जहां से आपने आगाज किया था कि रियासत क्या अपना काम कर रही है, क्या हुकूमतों की पॉलिसी कंसिस्टेंट है, क्या हम एक दूसरे के साथ सिर्फ लड़ाई झगड़े में, इतने बड़े बड़े वो ब्रेन्स, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, आपके इतने बड़े बड़े नाम, क्या सिर्फ शख्सी अनायत पसंदी के हाथों की भेंट नहीं चढ़ गए? क्या वहां पे उस मुल्क के अंदर टैक्स को देना पसंद करेगा फिर जब उनको पता हो कि ये जो हाजी साहब सड़क बना रहे हैं, ये हाजी साहब ने तो अपनी जेब में बेचारे के तो कम जानी है, उसमें हाजी साहब का भी उतना कसूर नहीं है। बिल्कुल, हाजी साहब के पीछे पूरा एक नेटवर्क है। बिल्कुल, तो हाजी साहब ने भी उसमें से 25 रुपए रखने, या एग्जाम्पल देते 100 में से 25 रुपए रखने, बाकी जो है वो कहीं और जाने, और सड़क पर सिर्फ और सिर्फ 5 रुपए लगने। बिल्कुल सही आपने कहा। सड़क की जब हम बात करते हैं तो ओमान के बादशाह ने जी एक ऑर्डर दिया सड़क बनाने के लिए, मोटरवे का, और उसका दोस्त था, उसने वो ऑर्डर लिया। उसने उसको कहा कि क्वालिटी पे कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। उसने कहा ठीक। सड़क जब कंप्लीट हो गई तो इंस्पेक्शन के लिए बादशाह खुद निकला, और अपने साथ उसने सुप्रीम कोर्ट का जज भी बैठा लिया, आईजी पुलिस को भी बैठा लिया, और एडमिनिस्ट्रेटर को भी, और चल पड़े। बिल्कुल, और ग्लास उसने पानी का रख दिया डैशबोर्ड। उसने कहा कि ये अगर हिला तो इसका मतलब है इसका मतलब है क्वालिटी नहीं। ऑब्वियसली उसकी जो प्रिसीजन है। और फर्स्ट 300 किलोमीटर तक कोई प्रॉब्लम नहीं आई जी। फिर एक जगह आके वो हल्का, उसने वहीं ब्रेक लगा दी, वहीं अदालत लगाई, और वहीं अपने दोस्त को हैंग कर दिया। ओह, बस एक दो लोग, हम ये काम नहीं होंगे तब सजा नहीं देंगे। लेकिन डॉक्टर साहब कितने लोग तो यहाँ पे ऑलरेडी हैंग किया, यहाँ पे बड़ा बड़ा कुछ जिंदा हैंग है। तो और कई लोग तो बेचारे सकते की सूरत में हैंग्ड है, जिसे कहते हैं वेजिटेबल स्टेट। बिल्कुल, उनको समझ ही नहीं आ रही कि अब करना क्या है। जैसे आज जिस तारीख पे हम बैठे हुए हैं, जून के अंदर, एंड ऑफ जून, मतलब ऑलमोस्ट एंड ऑफ जून, मतलब है मिड ऑफ जून, तो आप ही देखें कि हम कहाँ हाफ ऑफ द ईयर तो गुजर गया, आधा साल रह गया। उसमें हमने क्या तीर मार लेना जो हमने 75 सालों में नहीं मारा। अब जो टैक्स नेट को बढ़ाना है
वो सिर्फ एक ही सूरत में हो सकता है, और इसी तरह स्किल लेबर भी उसी की सूरत। देखें ये सारे वो है ना रिपल इफेक्ट्स हैं, एक बढ़ेगा और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक दूसरे के साथ, एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा। अब जिस तरह एक वो हमारा साइंस का तजुर्बा होता था कॉलेज स्कूल्स में, कि एक वो फनल भरता था, वो फिर दूसरा फनल भरता था, फिर वो तीसरा फनल भरता था। तो एक फनल भरेगा, और वो कैसे भरेगा? सबसे पहले तो मेरा ख्याल है कि हमारी शुरू में खान साहब ने आके अपनी तकरीर में जो उनकी इनॉग्रल स्पीच थी जब वो इलेक्शन जीते थे, उन्होंने कहा था कि ह्यूमन इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी डेवलपमेंट की बात की थी, HICD की जिसको हम कहते हैं, वो हमें करनी पड़ेगी, वो हमारी बहुत शदीद जरूरत है। और भुट्टो साहब ने अपने जमाने में स्किल्ड लेबर को भेजना शुरू किया बाहर से 70s में, और हम लोग बड़े प्राउड हैं कि गल्फ हमने बनाया, बड़ी बड़ी एयरलाइंस हमने बनाई, ठीक है। अब आपके AI और आपके IT के अंदर लोग सिलिकॉन वैली आधे से ज्यादा इंडियंस और पाकिस्तानियों ने खड़ी की, और वो लोग जो है जाती तौर पे जी बिल्कुल। तो उसमें यह है कि आपका ये तो हम मानते हैं कि जी ये हुआ है, लेकिन उसके बाद कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हम लोग सिर्फ और सिर्फ आई थिंक मक्खी पे मक्खी मार रहे हैं, और हम कुछ भी नहीं कर रहे। अभी देखें बहुत सारे मेरे जैसे लोग, मैं अपने आप को यही कह सकती हूँ कि अनपढ़ और थोड़े से जज्बाती लोग पाकिस्तान के लिए अभी भी बगैर पैसों के काम करने को तैयार है कि चलो जी पाकिस्तान हमारी अगली जनरेशन के लिए ठीक हो जाए। अब तो ये हम देखते हुए अब हमारे बाल सफेद हो गए हैं, हम कह सकते हैं कि जब हम स्कूल कॉलेजेस में थे हम कहते थे कि जी बस अब तरक्की आई, अब मेरे गांव में बिजली आई, बिल्कुल, लेकिन बिजली भी आ गई, फिर वो चली भी गई, बिल्कुल, अब फिर गैस भी आई, गैस खत्म हो गई। अब देखें आपने फिर एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज की है कि अब वो देखें वो जो एक डोमिनो इफेक्ट है ना वो आ गया हुआ मुल्क में। पहले हमने रिपल इफेक्ट की बात की कि एक से दूसरा उसमें हमारा सही होगा, इसी तरह डोमिनो इफेक्ट है कि एक बंदा एक चीज जो है, एक मछली सारे जल को गंदा करती है, वही वाली बात इसमें आ जाती है। तो डोमिनो इफेक्ट ये है कि जो आपके सूबे हैं जिनमें पॉपुलेशन कम है, बलूचिस्तान, यहाँ से सुई और गैस निकल रही थी और निकल रही है। अब आप जब उस इलाके के लोगों को या उसी सुई के ही लोगों को गैस नहीं देंगे, इसी तरह पंजाब में अगर गंदम मुक्ति है या सिंध इंटीरियर सिंध में आम और खजूर के आपके पूरे फार्मिंग सेक्टर है पूरे का पूरा, वजीराबाद इस टोटली डेड हुआ हुआ है, दुनिया भर में सप्लाई होती है। सियालकोट वालों ने सिर्फ कम्युनिटी ने इस कदर अच्छी एग्जांपल है, इस पे केस स्टडीज लिखी जानी चाहिए। बिल्कुल, उन्होंने अपना एयरपोर्ट बना लिया, अपनी क्यों बन गई, क्यों और इस वक्त क्यों एयर से आले इतना अच्छा काम कर रही है। ये इसलिए प्रमोट नहीं कर रहे कि जी क्यों टीवी चैनल पे किसी ने पैसे दिए होते हैं कुछ होते हैं, लेकिन ये एग्जाम्पल्स हैं सीखने के लिए कि वो कैसे इतने बन गए। ऑल्दो के वहां पे भी जो लोअर तबका है, जो मजदूर तबका है, उसकी अभी बहुत जहन साजी की जरूरत है। बिल्कुल सही, क्योंकि हमारे यहाँ जो 2 साल पहले वाकया हुआ एक श्रीलंकन मैनेजर के साथ जो वहाँ काम कर रहे थे, एक्सपोर्ट जो करती है फैक्ट्री, वो उसी चीज की निशानदेही करता है कि हमें जो मैंने आपसे दूसरी बात की थी कि डोमिनो इफेक्ट, कि उसके अंदर हम एक दूसरे से सीखते हैं ना, एक दूसरे की अच्छी बुरी आदतें लेते हैं, तो हमें वही चीज को, दोनों चीजों को बढ़ाना है। रियासत तभी काम कर सकती है। स्किल बढ़ाना मुश्किल नहीं होता, उस बंदे को चेंज करना, उसकी जहन साजी, उसके माइंड सेट को चेंज करना, ये आपने इंसान पे करना, पूरा एक इंसान ट्रांसफॉर्म करना। बल्कि देखिए जी, माँ को ये जिम्मेदारी दी गई है इंसानों में कि उसने इंसान को इंसान बनाना। हाँ, अब माओ की अनफॉर्चुनेटली प्रेफरेंस भी वही हो गई है, इकोनॉमिक, हर कोई जो है ना वो माशी तौर पे अपने बजट पूरे कर रहा है। अब वहां पे उसमें भी 2 तरह के लोग हैं माए, एक वो हैं जो कि इंटेंशनली कर रही हैं, एक अनइंटेंशनली कर रही हैं। फिर उसमें जो ऐसी खवातीन हैं जो कि जान के विमेन लिबरेशन की या उसके ऊपर हैं, अपनी एक उनकी स्टांस है। मेरा कोई स्टांस से कोई इख्तिलाफ नहीं है, हर एक का अपना ओपिनियन होता है, अपना होता है, कर रही हैं। लेकिन वहां पे बच्चे जब आपकी
उन खवातीन के पास या उन हजरात के पास जाएंगे जो खुद जिनकी जहन साजी नहीं हुई भी, तो आपकी नस्ल चाहे वो एलीट की नस्ल हो, मतलब एलीट से ताल्लुक रखते हो, जो कि आप इन बड़ी बड़ी चेन्स में जाते हैं, तो आपका क्या ख्याल है कि वो वहां से क्या निकलेगा? गार्बेज इन गार्बेज आउट, हम यही पढ़ाते हैं ना। तो आप जो डालेंगे वही निकालेंगे, जो बोएंगे वही काटेंगे। तो मेरा ख्याल है कि ये सारा बहस जो है ना, ये सारे डिस्कशन सोल्यूशन स्किल सेट हो गया, या वो रियासत को अपना टाइम आ गया है, या रियासत अपना रोल प्ले नहीं कर रहे, डिफाइन सबसे पहले करे। बिल्कुल सही कहा आपने। डिफाइन करे कि ये मेरा रोल है, ये आपका रोल है, ये फलाने शख्स का रोल है, ये फलानी औरत का रोल है। आप चारों पिलर्स को, अब तो पांचवा पिलर बनता जा रहा है सोशल मीडिया, इंटरनेट, मतलब मीडिया से भी हटके वो एक और चीज बन रहा है, 5th जनरेशन वार है ही। और इनफैक्ट उसके साथ मिल गई है कौन? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिल्कुल। उसको हमने काउंटर कैसे करना है? खासतौर पे क्लाशनिकोव कल्चर आया था 80s में, बिल्कुल, ड्रग्स आए थे, उसका एक हमने खमियाजा भुगता है, बिल्कुल, क्योंकि हमने उसको अनचेक रखा था। अब क्या आपने इसको अनचेक रखना है, या आपने इसको क्या करना है? अब पांचवा पिलर नमूदार काफी हद तक हो चुका है, इन कॉम्बिनेशन विद इट्स अ गॉडजिला। अगर आपने उस गॉडजिला को वो हाइब्रिड हो गया ना, क्योंकि उसके अंदर बॉम्ब फटा है उसके वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो अगर मीडिया, सोशल मीडिया को आपने नहीं तरीके के साथ इस्तेमाल करना सिखाया, और आपने लोगों की जहन साजी नहीं की, मैं बिल्कुल इस बात पे नहीं कहती कि जी दीन के लिहाज से होनी चाहिए, या किसी एक स्पेसिफिक सेक्ट ऑफ इस्लाम के तहत, फिके के साथ, या किसी एक मजहब के साथ। देखें, इंसानियत के साथ ही कर ले सबसे पहले। बिल्कुल, इंसानियत ज्यादा इम्पोर्टेंट, ह्यूमैनिटी के साथ कर लेना। बेसिक रूल देखें, कुरान शरीफ हो या कोई और किताब ले लें, जो आसमानी दीनी किताब, कोई भी सहीफा ले ले। इवन मैं कहती हूँ कि जो इंसानी, जो अल्लाह की तरफ से दीन नहीं भी आए हुए, जो खुद से इंसान ने क्रिएट किए हैं, उनमें भी इंसानियत ही बेसिक है। अब आप हम इंसानियत से फिर चुके हैं। अब हम वो डॉक्टर इसरार अहमद मरहूम साहब एक बात किया करते थे कि फिर तो हम जानवरों की जो फितरत होती है उस पे चले जाते हैं ना, उसमें फिर हमारे में, क्योंकि दैट हमारा डिफरेंशिएट हमें वही चीज करती है कि जो दिमागी तौर पे जहन के अंदर भूसा भरा हुआ है, या उसके अंदर कोई कंटेंट है, या उसमें कोई अब किसी शख्स से भी पूछ ले जाके, आपका कोई नस्बुलैन है जिंदगी में, उसको कितने लोग आपको सर जवाब देंगे? डॉक्टर साहब, रेयर। मैं अक्सर, मतलब जो आपने बात की स्टूडेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैं पूछता हूँ कि आप स्कूलों में जो खास तौर पे पढ़ रहे होते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं, तो जी मैट्रिक या ओ लेवल करेंगे, उसके बाद सोचेंगे। तो उस पर मैं अक्सर एग्जांपल ये दिया करता हूँ कि आप हॉकी खेल रहे हैं विदाउट गोल पोस्ट। एग्जैक्टली, आपको पता ही नहीं कि अपने डी कहाँ पर है, कहाँ आपने शूट करनी है, आपने बॉल कहाँ लेके जानी है। एग्जैक्टली। और ये फिर अगेन आई वुड से कि बेसिक रोल माँ का है, सेकेंडरी रोल मर्दों, जो मेल चाइल्ड है उसमें बाप का भी उतना ही है। एक लेवल के बाद माँ की वो वाली आउटपुट नहीं होती मेल चाइल्ड के ऊपर जो बाप की होती है। बड़े खूबसूरती से मेरी उस्ताद हैं डॉक्टर अरफा सईदा जहरा, वो कई दफा इस बात पे एम्फेसिस कर चुकी है, फोकस कर चुकी हैं। तो ये तो वही वाली बात है कि आप उड़ना कैसे सिखा रहे हैं। बिल्कुल, आपने गोल पोस्ट है। इकबाल का शाहीन, मैं कहती हूँ जी इकबाल, अल्लामा इकबाल साहब को भी हम थोड़े अरसे के लिए माफ कर देते हैं। बिल्कुल वो बेचारे जो कह गए तो वो स्टिल वैलिड है, मतलब वो स्टिल वैलिड है। लेकिन वो पिछले दिनों एक वो चल रही थी बड़ी इंटरनेट की, ये सोशल मीडिया पे, कि पाकिस्तान, बल्कि काफी सालों से चल रही है, लेकिन अभी फिर दोबारा से वो रीसर्फेस हुई हुई थी कि बुल्ले शाह ने सबसे पहले पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट दिया था, अल्लामा इकबाल ने नहीं दिया था। उन्होंने जी वो कैसे, उन्होंने कहा बुल्ले उत्थे चलिए जिथे सारे अन्ने। तो वो बुल्ले शाह का कॉन्सेप्ट देखें, हमें ये जो सारे का सारा एक मम्बा है ना, कभी हम किसी अदारे पे डाल देते हैं, कभी किसी शख्स पे डाल देते हैं, कभी हम किसी दौर पे डाल देते हैं, कभी हम किसी पॉलिटिकल पार्टी पे डाल देते हैं।
मेरी अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन हो सकती है, आपकी अपनी हो सकती है, सोच है, हम वोटर्स हैं। कराची जैसे शहर को, मैं उस शहर से, मेरा खलक कितना जाना हुआ होगा, काम के में जाते हैं हम, मैं तो रहा हूँ जी, मेरा रहायश वहां नहीं है, लेकिन मेरे मुल्क का शहर है, मेरे मुल्क का वो शहर है जो एक जमाने में डेमेस्कस और सिटी ऑफ लाइट्स और वो कहलाता था, वो एशिया का चैंपियन शहर था। लोग वहां आके बसते थे, अभी भी बसते हैं। और उस जमाने में न्यूयॉर्क का मुकाबला जी 70s। मैंने जो हिस्टोरियंस, थोड़ा सा हिस्ट्री से मेरा ताल्लुक भी है, पढ़ने पढ़ाने से, तो उसमें जो उसके बारे में मैंने लोगों से सुना है जो खुद जिन्होंने काम कर रहे थे इवन 80s में, तो उस कराची के साथ कितनी बड़ी नाइंसाफी है कि आपने उसके पेट भरने वाले लोगों की तादाद देखे और उसकी सहूलियात देखे, और फिर वहां पे और सारे मसाइल छोड़ दीजिए, आप वहां पे सिर्फ कूड़ा करकट की जो एक है, बिल्कुल उसका सिस्टम ही नहीं। आप कहते हैं कि आप इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, आपका दीन आधा तो वहीं मुकम्मल हो जाता है जहाँ पे सफाई निस्फ़ ईमान है। आपके रसूल पाक, हमारे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप जो नबी करीम हमारे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सबसे बड़े मुअल्लिम हैं, दुनिया से उनसे बड़ा मुअल्लिम कोई नहीं। उन्होंने जब कह दिया सफाई निस्फ़ ईमान है, तो सर डॉक्टर साहब के एक जो एक जानवर है जिसको हम नजस जानवर कहते हैं, बहुत साफ सुथरा सिटी होता है जी। ये अभी पिछले दिनों इफ्तिखार ठाकुर साहब जो हमारे बड़े नामवर और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं, वो उन्होंने बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, लोग देखने में तो कॉमेडियन या उस हिसाब से करते हैं, बट ही इज अ वेरी लर्नेड मैन। उनका मैं पॉडकास्ट सुन रही थी, उसमें उन्होंने अपना तजुर्बा बयान करे थे कि एक जमाने में कराची में शारा फैसल में जब एयरपोर्ट वाली रोड जो आपको अप्रोच करती है, कहते वो ऐसे चमक रही होती थी कि आपको क्या रिफ्लेक्शन, आपको फ्लैश लाइट्स की जरूरत ना पड़े। बिल्कुल, मैं मोटर बाइक उस पे हैवी बाइक्स चलाता था बड़ी, तो अब वो कहते हैं आपको ऐसी जगह नहीं बची जिसमें खड्डे से वो बेचारा बचा के ना निकले, तो खड्डा तो चले एक तरफ रह गया। सफाई सर क्या हमारा जो मेरे घर में शॉपर में शॉपिंग बैग में या जो कूड़ा, मेरी आजकल एक और कैंपेन मैंने सोशल कैंपेन स्टार्ट की हुई है, वो एक इदारा है एनसीए के, दो बड़े ही होनहार लोग हैं, हम लोग जो रैपर्स हैं, प्लास्टिक रैपर्स जो बच्चे स्नैक्स खाते हैं, तो उसको हम इकट्ठा कर रहे हैं। मैं उनके साथ सिर्फ एज अ कोलैबोरेटर, अपनी एज अ पाकिस्तानी होने के नाते, हम अपनी अर्थ को बचाने के लिए, अपनी जमीन को बचाने के लिए, अपने फिर आप छोटे होते जाते हैं ना, माइक्रो लेवल पे आते हैं, तो हम इकट्ठा कर रहे हैं और वो उससे यान बना रहे हैं, प्लास्टिक यान, और वो लूम के अंदर उससे फिर प्लास्टिक जो डिजोल्व नहीं होता, आप तो आपकी तो फील्ड है ये, डिकम्पोज नहीं होता, उससे वो फिर प्लास्टिक बैग्स, आपके रग्स जो धोने में बहुत आसान, सफाई करने में बहुत आसान, क्योंकि उसमें प्लास्टिक यूज हुआ है, और आप कॉटन नहीं इस्तेमाल कर रहे। इसका मतलब है कि आपने दरख्त बचा, कुछ आपने कॉटन बच गई आपकी, आपने उसको जितना फसलें कम हो रही हैं, लोग हाउसिंग सोसाइटियां बना रहे हैं, तो वैसे ही लोग फील्ड्स की तरफ वही ग्रीन लैंड हम ग्रे स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करते हैं। एग्जैक्टली, तो वो उसका नाम, उस प्रोजेक्ट का नाम है दास्तान रोमान। राइट, जबरदस्त जी। तो वो उनके प्रोजेक्ट्स हैं और वो इस तरह से करे, तो हमें देखें कराची में किस कदर ये एक ब्रांड है, बिल्कुल ये एक ब्रांड है, इंडिया में इस तरह के बहुत हैं। पिछले दिनों मैंने एक वीडियो देखी, वो सर्फ के जो छोटे साशेज होते हैं ना, मतलब सर्फ तो नहीं कहना चाहिए, डिटर्जेंट कहना चाहिए, जो डिटर्जेंट के साशे उन्होंने सिर्फ एक सीमेंट के, जिस तरह हमारे यहाँ ये जिस पर ट्यूबवेल लगता है उस साइज के, उन्होंने इस सीमेंटेड स्ट्रक्चर बना के ना 3-4 इकट्ठे, 3 कंपार्टमेंट्स, एक में वो डिटर्जेंट डालते थे सारे रैपर्स को धोने के लिए, फिर वो उसमें से धोकर उसको साफ पानी में डालने तारते थे, उसके बाद वो उनको खुश करते थे चुटकियां लगा के, जिस तरह हम अपने कपड़े सुखाते हैं, उसके बाद वो चले जाते थे खवातीन के पास, इनके पास सिलाई मशीन है एक आम से घर में, जो ग्रे स्ट्रक्चर है, उसमें वो खवातीन और हजरात मशीन से उन रैपर्स को जोड़ के चटाइयां, जब उसको एक उन्होंने, अब उसने यान नहीं बनाया, वो लूम पे नहीं गया, ये एक और प्रोसेस है, उन्होंने सब जोड़ के उससे क्या कुछ बनाया है। बिल्कुल, हर चीज का हल मौजूद है। देखें जी, कूड़ा लेके जा, मतलब बायो
डिग्रेडेबल और जो आपका ये जो कूड़े से जो बनती है एनर्जी बनती है, बिल्कुल एनर्जी, बायोमास, और उससे बाकी आप डीजल बना सकते हैं, आप गैस बना सकते हैं, बहुत कुछ हो सकता है इससे। आप लोगों के घर बना सकते हैं। अब तो मेरा ख्याल है वो टेक्नोलॉजी भी आ चुकी है जिसमें ईंटें, जिस तरह पहले वो प्लास्टिक फाइबर की ईंट आती थी, ब्लॉक से बेसिकली बना के उनके थ्रू आप कर सकते हैं। जी, इवन रोड्स में कि नीचे डाल सकती हैं, नीचे डाल सकती, इस तरह छतों के ऊपर डाल सकती हैं, आइसोलेशन फॉर्मेट, बिल्कुल, ताकि वो आपकी हीट ट्रांसफर और कूलिंग में इससे आपकी एनर्जी बचेगी। सो कौन सोच रहा है सर हमारे यहाँ? हर काम हो सकता है, लेकिन वही बात घूम के हम उसी गोल चक्कर पे हमारी गाड़ी चल रही है कि who will bell the cat who will bell the cat, और पूरी कौम को करना है सर। आई थिंक ये हु का जवाब तो ये है कि ये कौम। बिल्कुल। और अब हमारा जो प्रेशर है ना, जो हम आपने जहां से बात की थी कि एक मुल्क है जो कौम को ढूंढ रहा है, मैं समझती हूँ कौम तो है, लेकिन बेचारी जो है ना उसके ऊपर ग्रहण लगा हुआ है। बिल्कुल सही कहा। उसको अपनी रोजी रोटी में इतना मगन कर दिया गया है कि तुम अपनी पहले रोजी रोटी तो कमा लो, उसके बाद किसी और चीज के ऊपर सोचना। तो बाबा फरीद कहते हो रहमतुल्लाह अलैह ने कहा है कि 5 रुकन इस्लाम देते छठा फरीदा टुक, यानी कि भूख जो है ना वो 5वां रुकन है हमारा। क्योंकि अब टाइम खत्म हो गया है, डिस्कशन इस पे बहुत आगे जा सकती, इवन सिर्फ बाबा बुल्ले शाह के ऊपर कई प्रोग्राम हो सकते जी, बाबा फरीद के ऊपर एंडिंग हो रही है, तो इससे अच्छी और क्या बात अभी आज के प्रोग्राम की। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। बहुत शुक्रिया नाजरीन। एंड पे सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जब तक रियासत अपना काम नहीं करेगी और हम अपना काम नहीं करेंगे और फिर दोनों मिलकर कुछ नहीं करेंगे, हमारे मसले हल नहीं हो सकते। इसके साथ अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। और नाज़रीन, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह करते हुए आपको बताएं कि बहीरा अरब से आने वाले समंदरी तूफान बाइपर जॉय के बायस कराची में माहीगीरों को 5 दिन से मुश्किलात का सामना है। हुकूमत की जानिब से क्या क्या इकदाम किए गए हैं, इस हवाले से जानते हैं कराची से ब्यूरो चीफ स्पेशल टीवी फैयाज हुसैन से, जो इस वक्त साहिल समंदर पर मौजूद हैं। जी फैयाज हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आज हम साहिल समंदर पर मौजूद हैं, जहां पे बिपरजोई की ताज़ा सूरत हाल क्या है आपको नाज़रीन को बताने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि समंदर में इस वक्त जो पोजीशन है पानी की वो कदरे काफ़ी है। आम दिनों में ये समंदर बहुत नीचे होता है, लेकिन आज हवा का ज़ोर भी बहुत ज़्यादा है और तमाम तर जो है होड़े और जो यहाँ पे माहीगीर हैं उनकी कश्तियों को समंदर के किनारे पे रेस्क्यू टीमों ने जो है एक जगह पे खड़ा कर दिया है, जबकि नेवी के जहाज़ जो है वो समंदर के अंदर पेट्रोलिंग भी कर रहे हैं और रेस्क्यू का काम भी जारी है। और किसी भी खुशगवार वाक़े को फेस करने के लिए यहाँ पे समंदर में काफ़ी इकदाम किए गए हैं। दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है, जबकि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि बिपरजोई जो तूफ़ान है उसकी शिद्दत में वैसे तो कमी बताई जा रही है। हुकूमत की जानिब से दफ़ा 144 नाफिज करने के बाद माहीगीरों को काफ़ी मुश्किलात का सामना है। उनका कहना है कि 5 दिनों से उनके जितनी भी कश्तियाँ हैं उनको किनारे पे खड़ा कर दिया गया है और उनके पास न खाने को कुछ है न पीने को कुछ है। आइए यहाँ पे कुछ माहीगीर हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं कि उनके साथ क्या प्रॉब्लम्स हैं। जी, क्या कहेंगे आप? हमको 5 दिन हुए, हमको कुछ राशन वाशन नहीं है, हम इधर खड़े हैं। हमारे बच्चे ऐसे बस क्या करें, हम इधर के नहीं है, किंजे झील के हैं। अच्छा, कितने दिन हो गए आपको यहाँ खड़े? 5 दिन हो गए। कोई सरकारी कोई तरफ नहीं आता है, कोई पूछा नहीं करता है आप कैसे हो नहीं हो, इसीलिए हम इधर खड़े हैं। 5 दिन हुए, क्या करें, कुछ राशन वाशन नहीं है हमारे पास। जी, इन गरीब मेहनत कशों का यही कहना है कि 5 दिन से हमें यहाँ पे हमारी कश्तियाँ खड़ी कर दी गई हैं, लेकिन हमारे साथ हुकूमत का कोई भी तदारुक और तावन नहीं है। उनके पास न खाने को कुछ है न पीने को कुछ है। तो इनकी हुकूमत से यही अपील है कि उनकी जो है
इमदाद की जाए, उनको खाने पीने की अशिया कम से कम दी जाए और इनको जो है पुरसान हाल इनका जो है भी इमदाद की जाए। हमारे 5 दिन हुआ है, 5 दिन हुआ है, हमारा किश्ती भी उधर लगा हुआ है, बाहर निकलने नहीं दे, बोलते हैं बहुत समंदर हवा है, हवा खुटेगी फिर निकलना। हमारे पास कुछ भी नहीं, हम किंजर झील गए हैं, इधर बच्चा छोड़ के हम इधर आए हैं कमाने के लिए। इधर बहुत तूफान हवाई चल रही है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, किराया भी नहीं, हम गाँव पहुँचे, अपना किश्ती उधर लगा के बैठे हुए, यही हमारा ताल्लुक है, हमारे पास है कुछ भी नहीं। जी, इन सब माहीगीरों का यही कहना है कि बिपरजोई तूफान के बायस जहाँ पे इनके हालात जो है कसम परसी के सूरत हाल में मुब्तला हैं और इनका यही मुतालबा है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और सिंध गवर्नमेंट से कि इनकी कोई माली इमदाद की जाए ताकि ये अपने बच्चों को कुछ खिला पिला सकें। और इसके साथ साथ में मैं आपको बताता चलूँ कि बिपरजोई तूफ़ान के बायस समंदर में काफ़ी पानी जो है ऊपर है, लेकिन इस वक्त सूरत हाल कदरे बेहतर है, कदरे ख़तरे से बाहर है, लेकिन किसी भी मुमकिन ख़तरे को पेश नज़र रखते हुए हुकूमत ने यहाँ पर दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है। और इधर नेवी के जितने भी पेट्रोलिंग जहाज़ हैं वो किसी भी मुमकिन ख़तरे के बायस समंदर में, गहरे समंदर में वो पेट्रोलिंग कर रहे हैं ताकि कोई भी जो है हादसा रूनुमा ना हो सके। जी, इस वक्त हमारे साथ माहीगीर मौजूद हैं, उनके साथ क्या मसाइल हैं बिपरजोई तूफ़ान, तो जो इंशाअल्लाह ताला हमारी दुआ है कि वो किसी भी बड़े मुमकिन ख़तरे से ये कोई इतना बड़ा ख़तरा ना बने, लेकिन इनकी जो है माली इमदाद न होने के बायस इनकी सूरत हाल बहुत अबतर है। आइए इनसे जानते हैं ये क्या कहते हैं। जी सर। अभी तक तो अल्लाह का शुक्र है, ठीक है, यहाँ पे ख़तरा था